नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बदलाव के नए रंग। पिछले भाग में आपने जाना कि कोरोना महामारी के कारण जब पूरे विश्व भर में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, ऐसे में विवेक और कविता दोनों पति पत्नी की भी नौकरी चली गई। ऐसे में दोनों बड़े दिनों तक बहुत परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उन्हें उनके परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। विवेक और कविता दोनों ही परेशान हो गए। ऐसे में पिता दुर्गादास जी की कही बात बार बार विवेक के कानों में गूंजने लगी और विवेक उस पर अमल करने की कोशिश करता रहा। ऐसे में वह अपनी पत्नी कविता को कहने लगा, कविता, अब तुम तो हमारी परिस्थिति को देख रही हो। तुम एक बार अपने पापा जी को कहो ना, ताकि कोई जुगाड़ बिठाएं। पापा जी के तो बहुत से लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। हम दोनों में से एक की भी अगर नौकरी लग जाती तो कुछ तो सहारा हो जाएगा। जवाब में कविता कहती है, मैंने तो पहले ही पापा जी को कहा है, पर उनकी तरफ से आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तभी विवेक कहने लगा, एक बार फिर से कहकर देखो, शायद कोई काम बन सके। पापा जी कह रहे थे कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके साथ पापा जी की बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। अगर उनको कहने से कोई ठोस जगह पर नौकरी लगा सके तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तुम एक काम करो, ऐसे भी तो अभी बच्चों के स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं। तुम कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर अपने मायके में चली जाओ और पापा जी को कहो कि कहीं ना कहीं पर कोई जुगाड़ लगा दे, कम से कम एक को तो लगा ही दे। विवेक और कविता अपनी तरफ से चारों ओर नौकरी के लिए कोशिश करते जा रहे हैं, परंतु कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स न आने पर एक रोज़ कविता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके में चली गई, ताकि अपने पापा जी को कहकर कुछ ना कुछ उपाय करवा सके। ऐसे में कविता और उसकी माँ के बीच बड़ी देर तक खींचतान चलती रही। कविता की माँ हिमानी कहने लगी, अब तू दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर क्यों आई है? लगता है तुझे तेरे ससुराल वाले भगा दिए हैं। नहीं तो ऐसे समय में कोई किसी के घर में आता है क्या? चारों ओर कोरोना फैला हुआ है। जवाब में कविता कहने लगी, कोरोना को गए 2 साल हो गए और अब भी आपको भय सता रहा है, और हमारे ससुराल वाले हमें क्यों भगाएंगे? यह तो मैं ही चली आई हूँ। अब तक हमारी कहीं पर भी नौकरी नहीं लगी है। पापा जी की इतनी सारी जगह पर धाक है, तो कोई तो उपाय कर सकते हैं, चाहे छोटा मोटा ही सही। अब हम दोनों ही बैठ गए हैं। हमारे ससुर जी की पेंशन से घर तो चल जाता है, पर हमारे खुद के भी तो बहुत से खर्च हैं। उनके पास जो भी है वह हमारे लिए खर्च कर रहे हैं, परंतु उससे पूरा नहीं पड़ रहा है। अब तक जितना भी बैंक बैलेंस था सारा खर्च हो गया है। ऊपर से बैंक क्रेडिट देने पर भी राजी नहीं है। हमें कोई तो उपाय निकालना होगा। हम लोग तो कोशिश करके थक चुके हैं, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। जवाब में हिमानी कहने लगी, तो हमारे पास कौन सा खजाना है? कोरोना के बाद तो हमारी भी हालत पतली हो गई है। बस एक पेंशन का सहारा है, ऊपर से इतने सारे खर्च। कोरोना में बहुत से पैसे खर्च हो गए, ऊपर से हमारा जो भी बिजनेस था वह भी चौपट हो गया है। अब हम लोग भी तुझे मदद कैसे करेंगे? इतने में कविता बड़े ही नाटकीय ढंग से कहने लगी, खुशी के पापा जी कह रहे थे कि कहीं बाहर जाने की कोशिश करें, या इस शहर से बाहर कहीं और, ताकि कोई ना कोई अवस्था में कुछ पैसे का जुगाड़ तो किया जाए। तब तक मैं ससुराल में रहकर क्या करूँगी? अब तो बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं। ऐसे में मैं यहाँ पर 4-6 महीने रह जाऊँगी,
तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कविता की बातें सुनते ही हिमानी के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई और कहने लगी, तू 4-6 महीना यहाँ पर रहेगी? इतने दिन तक तू यहाँ पर रहेगी तो हम लोग तेरा खर्च कैसे चलाएंगे? अब तू अकेली थोड़े ही है, साथ में 2 और हैं। ऐसे में कविता कहने लगी, तो क्या हो गया है? हमारे पापा जी के पास भी कौन सी कमी है? पापा जी को कहेंगे कि मेरे नाम से जो फार्म हाउस और जो 2 फ्लैट हैं उन्हें बेच दे, ताकि कुछ पैसे निकाल कर उनसे काम चलाया जा सके। इतने में झुंझलाते हुए हिमानी कहने लगी, तेरे नाम से फ्लैट हैं तो क्या हो गया? अब तो तेरी शादी हो गई है। तेरे नाम से लिए थे ताकि तेरे पापा जी के पैसे को छुपाया जा सके, पर उसके ऊपर तेरा कोई अधिकार थोड़ी है। उसको तो हम जब चाहें ज़रूरत समझेंगे तब बेच देंगे। हमने उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बना कर रखी है ताकि तेरी ज़रूरत ना पड़े। और तेरा भाई सुरेश भी है, अगर अभी बेच दिया तो सुरेश के भविष्य का क्या होगा? वाद विवाद के बीच में कविता कहने लगी, तुम लोगों ने हम चारों भाई बहनों के लिए फ्लैट खरीदे हैं, जिनमें से बहुत से फ्लैट की किस्त मेरी ही सैलरी के पैसे से गई है। अब जब ज़रूरत है तो उनमें से एक बेचने पर भी क्या हर्ज है? तुम लोगों से अब तक तो हमने कुछ भी नहीं मांगा। अब हमारे दुर्दिन आने के कारण ही ना तुम लोगों से मांग रही हूँ। तुमने तो अब तक मुझे कुछ भी नहीं दिया, ना ही मैंने कभी मांगा, वरन हमेशा तुम्हें देती आई हूँ। मेरी शादी के बाद भी तुम्हें हर माह पैसा भेज देती थी। यह तो अच्छी बात है कि खुशी के पापा कभी ऐतराज़ नहीं किए। अगर करते तो ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ तक कि तुमने मेरी शादी में कुछ भी नहीं दिया, केवल एक जोड़ी साड़ी के अलावा क्या दिया है? लोग अपनी बेटी को भर भर कर देते हैं और तुम लोग हो कि बेटी से भर भर के लेते हो। आज तक 10 वर्ष में 1 फूटी कौड़ी भी तुम लोगों ने नहीं दी। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं दिया। हालांकि मैंने कभी मांगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। जो लोग गरीब से गरीब झोपड़ी में रहते हैं, वह भी हर साल अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े देते हैं, पर तुम लोग, मुझे तो कहने पर भी शर्म आती है। अगर हमारे दुर्दिन ना आते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। झुंझलाते हुए हिमानी कहती है, तो क्या हो गया? हमने तुम्हें पालन पोषण करने में, पढ़ाई लिखाई करने में क्या पैसे खर्च नहीं किए? तभी कविता कहती है, यह तो सभी लोग करते हैं, तो क्या तुम उन सब का हिसाब किताब मुझसे लेना चाहती हो? कैसी माँ हो तुम कि अपने बच्चों को पालने का खर्च भी मांगती हो? अब तक तो मैं अपने सास ससुर जी को गलत समझ रही थी, पर अब तो मैं देख रही हूँ कि यह लोग तुमसे तो बहुत अच्छे हैं, जो आज तक अपने बेटे से 1 पैसा तक नहीं मांगे हैं, जबकि तुम्हारी आमदनी उनसे 20 गुना अधिक है और उसी में ही पूरा खर्च चलाते हैं। बेशक तुम्हारी तरह हाई फाई नहीं है, पर हमेशा सादा जीवन बिताते हैं। तुम्हारी बातों में आकर हम लोग इतने सारे पैसे खर्च ना करते तो कम से कम 2 साल तो और चल जाते। अब तो हमारी यह हालत हो गई है कि रास्ते पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। उससे तुम्हारी इज्जत नहीं घटेगी ना? तुम लोग तो बहुत इज्जतदार लोग हो। अब तो हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि फ़ोन भी बंद करने की नौबत आ गई है। मनुष्य के जब दुर्दिन आते हैं तो चारों ओर से आते हैं। मुझे तो अब कहीं पर भी नहीं जाना, यहीं पर रहूँगी जब तक कि मेरी कोई नौकरी नहीं लग जाती। शाम को कविता के पिता रघुवीर तथा छोटी बहन नमिता और सविता तथा भाई सुरेश भी घर में आ गए। सभी लोग कविता तथा उसके बच्चों को देखकर बड़े ही खुश हो गए और बच्चों को प्यार करने लगे। पर कविता का उदास चेहरा देखते हुए नमिता कहने लगी, तू इतनी उदास क्यों है? क्या हो गया है?
कविता अपनी परिस्थितियों के बारे में खुलकर उसे कहने पर नमिता कहने लगी, अरे दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू अपना पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर बता दे, मैं तेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ऐसे में बड़ी ही व्याकुलता भरी आवाज़ में कविता कहने लगी, नहीं नमिता, मुझे किसी से उधारी नहीं चाहिए। जवाब में नमिता कहती है, इसे उधारी मत समझ, इसे गिफ्ट समझ ले, मैं तेरे बच्चों को गिफ्ट कर रही हूँ। पर कविता इस पर राजी नहीं होती और कहने लगी, नहीं नमिता, मुझे इस तरह से तेरे से गिफ्ट लेकर परिवार चलाना शोभा नहीं देता। यह कोई 1-2 दिन का सवाल नहीं है। अगर लंबे समय तक यही हाल रहा तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में मुझे तो कोई पक्की नौकरी चाहिए। मैं तो पापा जी के पास आई हूँ ताकि पापा जी कोई जुगाड़ लगा देंगे। इतने में नमिता कहती है, तू बड़ी भोली है, पापा जी कहाँ से तुझे नौकरी में लगाएंगे। ऐसे में कविता अपने पापा जी की ऊंची ऊंची बातों के बारे में कहने पर नमिता कहती है, अरे तू समझती नहीं है, पापा जी तो वैसे ही बंडल मारते रहते हैं। मैं समझती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि पापा जी सभी से ऐसी बातें करते हैं ताकि लोग उनका सम्मान करें। पर पापा जी का ऐसा कोई भी लंगोटी यार नहीं है जो कि उन्हें किसी भी तरह से मदद कर सके। यह लोग तुझे क्या मदद करेंगे, उनको तो केवल पैसे चाहिए, कैसे भी लाओ। अब देखना, कोरोना के बाद किसी ने सस्ते में अपना फ्लैट बेच दिया तो पापा जी ने मेरा अकाउंट खाली करके उस पैसे से फ्लैट खरीद लिया। उल्टा उसमें हर माह 25,000 रुपया किस्त मैं ही भर रही हूँ। मैंने बार बार उन्हें मना किया था कि चारों ओर मंदी की आशंका चल रही है, कब किसकी नौकरी चली जाए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में बैंक में 2-4 लाख रुपए पड़े रहने चाहिए। मेरी तो नौकरी भी जाते जाते बची है। हमारे ऑफिस में लगभग आधा लोगों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। अब पता नहीं उन्हें फिर से कब बुलाएंगे या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कविता कुछ कहे बगैर चुपचाप अपनी बहन की बातें सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी, हम बहनों में नमिता थोड़ा ज़्यादा ही समझदार हैं। उसने ठीक ही कहा। पापा जी को हमने देखा अक्सर सभी के सामने बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। ऐसे तो मेरी माँ भी कम नहीं है, पर इन लोगों के चलते कभी कभी हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। परंतु क्या करें, लोग हमेशा तुम्हारी बातों पर विश्वास करें या भरोसा करें, ऐसा भी तो नहीं होता ना। पर मेरे पापा जी सभी से पैसा लेकर इतने सारे एसेट्स बना रखे हैं, क्या लाभ है। मेरी माँ को अपने बेटे पर बहुत गुमान है, पर अगर उनका यही रवैया रहा तो एक दिन सुरेश भी निकम्मा निकल जाएगा। कोई भी माता पिता को अपने बच्चों पर इतना गुमान भी नहीं करना चाहिए ताकि बाद में तकलीफ़ उठानी पड़े, पर उन्हें कौन समझाए। इतने में नमिता कहती है, दीदी क्या सोच रही हो। जवाब में कविता कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो कल को लेकर सोच रही हूँ, हमारी कल की हालत कैसी होगी। तभी नमिता कहती है, तू तो चिंता मत कर, मैं कल ऑफिस में जाऊँगी। तू तो ऐसा कर कि तेरा एक सीवी बनाकर मुझे दे दे, ताकि मैं अपनी एचआर को दिखाऊंगी, देख क्या रिजल्ट बनता है। कविता अपनी बहन की बातों से संतोष व्यक्त करते हुए कहती है, ठीक है, देख ले, अगर कोई बात बनती है तो। 2-3 रोज़ किसी भी तरह बीत गए कि नमिता की कंपनी में कविता को नौकरी मिल गई, परंतु उसे तनख्वाह मात्र 15,000 रुपये मिलेगी। जिस बात को सुनने के पश्चात कविता एकदम से मानो जमीन पर गिर गई। काफ़ी देर तक मन मुरझाए बैठी रही। ऐसे में नमिता उसे समझाते हुए कहती है,
दीदी तू दुखी मत हो, तू इसे एक शुरुआत मान ले। घर में बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि कुछ तो मिल जाएगा। हालांकि इसमें केवल पेट्रोल के ही पैसे आ पाएंगे, फिर भी क्या करें। ऐसे में कविता कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि एक कार को बेच दूं, क्योंकि हमारी आर्थिक हालत को देखकर दो दो कारें रखने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में नमिता कहने लगी, अगर तूने कार बेच दिया तो स्कूटी में कैसे जाएगी। फिर से एक स्कूटी खरीदनी होगी और नई स्कूटी खरीदने को भी 70-80 हज़ार रुपये लग जाएंगे। अगर किस्तों में लिया तो बात अलग है, परंतु यह भी तेरे ऊपर एक नया बर्डन बन जाएगा। और कार को बेचने पर कितना पैसा मिल जाएगा, मुश्किल से 2 लाख रुपए। देने को भी कोई तैयार नहीं होगा। तू तो उसे मत बेच। तुझे अगर खर्च चलाना है तो तू मेरी स्कूटी ले जा। मेरी स्कूटी तो वैसे ही पड़ी हुई है, फिर जब भी तुझे समय हो तो वापस कर देना। इतने में कविता कहने लगी, तेरी स्कूटी ले जाऊंगी तो पापा जी कुछ कहेंगे नहीं क्या। जवाब में नमिता कहती है, उनकी बात छोड़, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी ले लेंगे। वैसे भी एक स्कूटी और है ना। पापा जी की बात छोड़, मैं कह रही हूँ ना। कविता मन ही मन सोचने लगी, कैसा समय आ गया है। कोरोना ने तो हम सभी को घुटने पर ला दिया है। एक तरफ जहाँ हमारी दिनचर्या के खर्च इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहीं घर में बहुत से ऐसे खर्च जो ना भी करते तो भी चल जाता, परंतु स्टेटस के लिए ज़रूरी भी था। परंतु किसे मालूम था कि अचानक कोरोना महामारी इस कदर आतंक फैला देगी। शुक्र है कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। अगर बाबूजी या माँ जी को कुछ हो जाता तो आज उनकी पेंशन ख़त्म हो जाती, तब तो हमारे ऊपर संकट और भी गहरा जाता। हमें क्या पता था कि अचानक हम दोनों को ही नौकरी से टर्मिनेट होना पड़ेगा। हालांकि बाबूजी हमेशा ही चेताते रहते हैं, परंतु हमें उन्हें की चेतावनी कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम दोनों को मिलकर 2.5 लाख रुपया सैलरी मिल जाती थी। ऐसे में हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी क्या थी। तभी तो 2-2.5 साल तक बैठे बैठे हमारा खर्च चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अब हम जहाँ पर गिर गए हैं वहाँ से पता नहीं कब से उठकर खड़े हो पाएंगे। इधर दुर्गा दास जी और कमला देवी अपने बच्चों को लेकर सर्वदा चिंता व्यक्त करते हुए कुछ ना कुछ अपनी मन की बातें व्यक्त करते रहते हैं। ऐसे में दुर्गा दास जी कहने लगे, कमला, मुझे इन बच्चों को लेकर बड़ी चिंता होने लगी है। इनकी नौकरी चली गई है। अब मान लो कि 1-1.5 लाख रुपए के हिसाब से दोनों को मिलाकर 2.5-3 लाख रुपया क्या कम होता है। अब देखो, लगभग 2-2.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, दोनों की ही नौकरी चली गई है। उनके रहन सहन तथा खर्चीले स्वभाव के कारण अब ऐसा ना हो कि बच्चे लोग डिप्रेशन में आ जाएं। हमारे पास इतने साधन भी नहीं हैं कि कोई और उपाय कर सके। अक्सर ऐसी अवस्था में बहुत से बच्चे अवसाद में आ जाते हैं। ऐसे में इनको कुछ ना कुछ नौकरी में लग ही जाना चाहिए, चाहे जैसी भी हो, क्योंकि कामकाज करने वाले बच्चे जब बिना कामकाज के घरों में बैठ जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में मुझे भय है कि ऐसी कुछ अनहोनी ना हो जाए। इतने में कमला देवी कहने लगी, क्या पता यह लोग क्या कर रहे हैं। आप उन्हें ज़्यादा कुछ मत कहा करो, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि यह लोग आपकी बातों से चिढ़ते हैं, उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आती। ऐसे में दुर्गा दास जी कहने लगे, तुम ठीक कहती हो कमला, उन्हें मेरी बात पसंद क्यों आएगी। मैं तो कड़क और सच कहता हूँ। उन्हें तो ऐसे लोग ज़्यादा पसंद हैं
जो रघुवीर जी की तरह हैं। देखते नहीं कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं और मन में जहर भरा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक अपनी बेटी दामाद में से एक को नौकरी में नहीं लगा सकते थे। उल्टा बेटी दामाद से लेने की फिराक में रहते हैं। देखा नहीं, हम लोग घर में नहीं थे तो किस तरह से उकसा कर 9-10 लाख रुपया खर्च करवा दिया। अब उनकी कोई खबर ही नहीं है, केवल बंडल मारते रहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मानो अमेरिका के राष्ट्रपति के भतीजे हैं, जैसे कि ब्रिटेन की महारानी उनकी बुआजी लगती है। पर करने वाले कुछ भी नहीं हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं वह उनके लंगोटी यार से बात करके अपने बेटी को कहीं पर भी नौकरी में नहीं लगा सकते क्या? कहने पर कहेंगे कि मेरा दोस्त का पेट खराब हो गया है, अस्पताल में है, इस कारण से बात नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं तो अब तक उसे नौकरी में लगा ही देता। बहाने तो उनके पास हजारों हैं। उनकी बीवी हिमानी भी वैसी ही है, वह तो एक कदम और आगे है। इतने में कमला देवी कहने लगी, जब इन लोगों के अच्छे दिन चल रहे थे तो कितने सारे दोस्त इनके आगे पीछे घूमते थे। यह लोग भी सभी से फ़ोन पर खूब बात किया करते थे। घंटों फ़ोन पर और फेसबुक पर पड़े रहते थे। हमने कितनी बार कहा कि फेसबुक पर इतने सारे फ़ोटो वगैरह मत डाला करो, पर नहीं मानते थे। कई बार तो बहू कविता ने बड़ा ही उल्टा सीधा कहा कि क्यों ना डालें, हमारे बच्चों के फ़ोटो डालते हैं, हमारी फैमिली के फ़ोटो डालते हैं, हम लोग इतने अच्छी पोस्ट पर हैं, यही सब तो लिख रहे हैं ना। लोग जानने पर हमें कौन सा नुकसान करेंगे। हमें कहते हैं हम लोग इतने अच्छी पोजीशन पर हैं, जो दुनिया भर के लोगों को भी खबर करनी चाहिए। ऐसे में लोग हमें बधाई देते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है कि पूरे विश्व भर के लोग हमें जान सकते हैं। पर देखो आज उनका क्या हाल है। जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो सभी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। बातों बातों में दुर्गा दास जी कहने लगे, देखो कमला, अब जो भी है सबसे बड़ी समस्या है कि इनको कोई ना कोई नौकरी में लग जाना चाहिए। यह समय छोटा बड़ा विचार करने का नहीं है, चाहे सस्ता हो या महंगा, क्योंकि पूरे विश्व भर में हालात खराब हो चुके हैं। करोड़ों लोगों की नौकरी गई है। ऐसे में अब जहाँ पर भी नौकरी मिले वहीं पर लग जाना चाहिए, नहीं तो कल को और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हमारा क्या भरोसा, कब हमारी पेंशन खत्म हो जाएगी कह नहीं सकते। सांसें अटक जाते ही पेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे में किसी की तरह से कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। रघुवीर भी वैसे ही हैं, कोई काम के नहीं हैं कि अपने बेटी दामाद की मदद करें। जवाब में कमला देवी कहने लगी, आप किसकी बात कर रहे हैं? वह तो ऐसे ही कुछ भी नहीं करने वालों में से हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें करके लोगों के दिल बहलाते हैं ताकि लोग उनको खूब इज्जत करें, परंतु यह नहीं जानते कि सम्मान ऐसे नहीं मिलता। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।